हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन जीएस पेपर फर्स्ट के जो पेपर फर्स्ट है आपका, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। देखिए, जो भी एग्ज़ाम है आपके, चाहे वो आरओ हो या फिर सीयूपी पीसीएस हो, और जो लोग इस बार बीपीएससी दे रहे हैं वो भी जो है सारे पेपर जो है दिसंबर में ही है। तो कंटिन्यू जो है तैयारी करते रहना, क्योंकि समय जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कंटिन्यू तैयारी करते रहना, क्योंकि एक ही बार जो है ये सभी एग्ज़ाम जो है साथ में होंगे, तो सभी का प्रेशर जो है एक ही साथ जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है तैयारी निरंतर अगर जारी रखते हैं और प्रैक्टिस सेट्स वगैरह अपने नोट्स प्रॉपर कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, तो इससे ये है कि आप लोगों को थोड़ा सहूलियत मिलेगी और लास्ट समय में रिवीजन करने में ऐसा लगेगा आप लोगों को कि हाँ, अच्छे से तैयारी जो है हो चुकी है। तो इसलिए जो है आप लोग प्रॉपर तैयारी करते रहिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट पर डे लगाते रहिए। तो इसमें हम लोग जो है पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करिए। उसके साथ किसी भी प्रकार का फीडबैक हो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बाद जो वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर आपका है उसे भी अपलोड किया जाएगा जल्दी ही। वो भी हो सकता है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो आपका सितंबर महीने का जो करंट अफेयर है उसके साथ साथ अक्टूबर तक का उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अक्टूबर जो 10 अक्टूबर तक के करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में देखने को मिलेगा, घटना चक्र का है। ठीक, तो इसे आप लोग पहले देखिए, इसे सॉल्व करिए, उसके बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक सौर कलंक की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है? 10, 11, 12 या फिर 13? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 वर्षों में। सूर्य में जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है वहाँ जो काले स्पॉट, काले धब्बे पाए जाते हैं, जो सूर्य की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है और इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है, जो काले धब्बे होते हैं, सन स्पॉट जो पाया जाता है, उन्हें जो है क्या कहा जाता है? उन्हें सौर कलंक कहा जाता है। और इनके बनने की जो प्रक्रिया है 11 वर्षों के अंतराल के बाद जो है यह देखने को मिलता है। ठीक है, 11 वर्ष में यह पूरी होती है। और सौर कलंक जो है, यहाँ पर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय बल होते हैं, बहुत ही तीव्र होता है। और यहाँ की माना जाता है कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र इतना तीव्र होता है कि यह प्रकाश को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, प्रकाश को भी बच करके जाने नहीं देता है। और यह जो घटना देखने को मिलती है वह 11 वर्ष में देखने को मिलती है। जो सौर चक्र की प्रक्रिया है लगभग 11 वर्ष में पूरी होती है। तो 20 का सही हो जाएगा। बुध ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, और इसका जो तापांतर है सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह गलत है। ठीक है, बुध की अगर हम बात करें, बुध जो है सूर्य के निकट स्थित ग्रह है, जबकि पृथ्वी से निकट जो है वो शुक्र है। ठीक, तो बी आपका गलत हो जाएगा। और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसके साथ साथ 88 दिनों में यह अपनी परिक्रमा पूरी करता है। और यहाँ पे तापांतर जो बहुत ही देखने को मिलता है, दिन के समय में तापमान जो है वह बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। लगभग यहाँ का जो तापमान है दिन के समय में जो है, और 560 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखने को मिलता है। और रात्रि का जो तापमान है -150 इससे भी अधिक चला जाता है। तो यहाँ पे जो तापमान है बहुत ही देखने को मिलता है। ठीक है, पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है और इसे पृथ्वी सूर्य से निकटता स्थिति में होता है। इस समय जो है पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, देखिए उपसौर, अपसौर, उपभू और अपभू, यह जो घटनाएं हैं यह पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के सापेक्ष जो है उनसे संबंधित निकटतम और अधिकतम दूरी से संबंधित यह घटनाएं हैं। ठीक है, उपसौर की अगर हम बात करें तो उपसौर के कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अपसौर के कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है जो है वह अधिकतम हो जाती है। ठीक है, वह अधिकतम हो जाती है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें उपभू, यह पृथ्वी और चंद्रमा के सापेक्ष में उपभू के समय पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है
कम होती है, न्यूनतम होती है, और अपभू में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है वो अधिकतम हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील या फिर सूडान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सूडान। सूडान जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, सूडान मकर रेखा पर स्थित नहीं। बाकी अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील ये सभी जो है मकर रेखा पर स्थित है। अगर पूछ ले कि मकर रेखा पर कितने देश जो है मकर रेखा पर स्थित है, तो याद रखिएगा 12 देश जो है मकर रेखा पर स्थित है। और यह 12 देश कौन कौन से हैं? यह 12 देश हैं चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, नामीबिया, टोगो, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये सभी देश जो है मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, सूडान इसमें नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? डोबर जल संधि, कुक जल संधि, डेविस या फिर बोरिंग? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो बेरिंग जल संधि है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता को किस नाम से जाना जाता है? निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता को जाना जाता है मोहो असंबद्धता के नाम से। ठीक है, मोहो असंबद्धता के नाम से। देखिए ऊपर से नीचे तक जो परतें पाई जाती है उनके बीच में कुछ असंबद्धताएं पाई जाती हैं जो दो परतों के बीच में पाई जाती हैं, या कह सकते हैं कि जो दो परतों को एक दूसरे से अलग करती हैं। ठीक है, उसमें अगर हम देखें जैसे ऊपरी क्रस्ट, जो आपका ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट जो है, निचली क्रस्ट, इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे कोनराड असंबद्धता कहते हैं। ठीक, कोनराड असंबद्धता कहते हैं। निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, इन दोनों के बीच में मोहो असंबद्धता पाया जाता है। ठीक है, मोहो असंबद्धता पाया जाता है। उसके बाद फिर आपका ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रेपति या रेयति असंबद्धता पाया जाता है। निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच में, निचले मेंटल और बाह्य कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाया जाता है। बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में लेहमन असंबद्धता पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा है? निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहो असंबद्धता पाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है। पहला दूसरा जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की अगर हम बात करें, पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है लगभग 38,04,365 किलोमीटर है। और चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में लगभग इसे जो समय लगता है वह 1.2 सेकेंड लगता है। 1.2 सेकेंड में चंद्रमा का जो प्रकाश वो पृथ्वी तक आ जाता है। ठीक है, न कि 2.4। तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा जो है ये गलत है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यहाँ बात हो रही है भूपर्पटी की। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीज या फिर निकिल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए सही है। भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो लगभग भूपर्पटी में यह 46% के आसपास जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी, कायांतरित या फिर अद्वितलीय? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से जो सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के बाद जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक, और अवसादी चट्टान, जिसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं, यह परतदार चट्टानें होती हैं जिनमें जानवर, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें जो है संपूर्ण क्रस्ट का लगभग 75% भाग अवसादी चट्टान के रूप में, जो क्रस्ट है इसके कुल क्रस्ट के लगभग 75% जो है अवसादी चट्टान के रूप में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। और अवसादी चट्टान की अगर हम बात करें, देखिए जिसमें सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे के जो अवशेष पाए जाएंगे, इन्हीं में मुख्य रूप से कोयला और जो पेट्रोलियम के भंडार हैं, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के जो भंडार हैं मुख्य रूप से इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। यह ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है और यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प गलत है। ठीक, देखिए इसमें अगर हम बात करें, यह 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आता है, आपका सही हो जाएगा। यह ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, यह गलत है। सबसे अधिक जो तापमान पाया जाता है वह आयन वृत्तों के पास पाया जाता है। आयन वृत्त मतलब बोले तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा वाला क्षेत्र है, कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र है, मुख्य रूप से सबसे अधिक जो तापमान है यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं पर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ क्या कह रहा है कि यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करें, सर्वाधिक जो वर्षा है, देखिए इसमें अगर देखा जाए पहला और तीसरा आपका सही है। भूमध्य रेखा क्षेत्र जो है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है मुख्य रूप से सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें 1 और 3 ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा तो आपका गलत है, क्योंकि सबसे अधिक जो तापमान है वह आयन वृत्तों के पास पाया जाता है, कर्क और मकर रेखा के पास में। लेकिन यह 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच जो भूमध्य रेखीय वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक जो वर्षा है यहाँ पर देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से संवहनी वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला तीसरा आपका सही हो जाएगा। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल, पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुलोम विकिरण, प्रतिलोम, लघु तरंगी विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे प्रतिलोम विकिरण कहा जाता है। पार्थिव ऊष्मा की जो वायुमंडल से धरातल को पुनः वापस करने वाली विकिरण की जो प्रक्रिया है, इसे प्रतिलोम विकिरण के नाम से जाना जाता है। और इसके द्वारा पृथ्वी की सतह और निचले वायुमंडल का जो तापमान है वह क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है इसके तापमान में। और यही जो है निरंतर यह प्रक्रिया जब घटित होती रहती है तो वायुमंडल, जो निचले वायुमंडल का तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? वन आच्छादित प्रदेश, मेघ आच्छादन, मरुस्थल या फिर हिम आच्छादित सतह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिम आच्छादित सतह। अल्बिडो है क्या? देखिए, सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में आती है या किसी भी सतह से टकरा करके जो वापस चली जाती है, तो कितनी मात्रा में यह टकरा करके वापस जाती है, जिस क्षेत्र से टकरा कर सबसे अधिक मात्रा में जो तापमान है वह वापस चली जाती है, यहाँ का अल्बिडो सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो अल्बिडो होता है वह हिम आच्छादित सतह, जो बर्फीली क्षेत्र होता है, इसका अल्बिडो सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ से जो सूर्य प्रकाश आती है वो टकरा करके सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। तो इन क्षेत्रों का जो अल्बिडो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? भूमध्य रेखीय, उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण निम्न दाब या फिर ध्रुवीय क्षेत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखीय प्रदेश का। किस क्षेत्र में आर्द्रता सबसे अधिक होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। देखिए, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण लगभग प्रतिदिन यहाँ पर कुछ न कुछ वर्षा होती है। और यही कारण है कि भूमध्य रेखा और इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्द्रता सबसे अधिक देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा से जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं, आर्द्रता कमी होती जाती है। आर्द्रता के साथ साथ जो है वर्षा की मात्रा में कमी होती है। उसके साथ साथ जो वनस्पतियों का घनत्व है वो भी कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों और 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच पाया जाता है। यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है और यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है। यह प्रदेश अंतर उष्ण कटिबंधीय समय के अंतर्गत आता है, जो ITCZ है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, उसके अंतर्गत आता है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ केवल संवहनी वर्षा होती है, यह गलत है। देखिए, भूमध्य रेखा वर्षा पेटी में वर्षा की जो अधिकतम मात्रा है संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, लेकिन केवल संवहनीय प्रकार से वर्षा होती है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक जो वर्षा होती है यह वहाँ पे संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। ठीक, लेकिन केवल इसी प्रकार से नहीं होती है, पर्वतीय वर्षा भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो बी आपका गलत हो जाएगा, बाकी अन्य तीनों विकल्प सही हैं। इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? सवाना तुल्य, शीतोष्ण मानसूनी जलवायु, उष्ण मानसूनी जलवायु या फिर भूमध्य सागरीय जलवायु? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है।
देखिए जो इटली की जलवायु है इसको भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है, और इस प्रकार की जलवायु जो मुख्य रूप से 30 से 45 अक्षांशों के बीच में पाई जाती है, 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भाग पर मुख्य रूप से जो है यह जो जलवायु है महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों पर पाई जाती है, और यहाँ पे जो वर्षा होती है, यहाँ पे जो वर्षा होती है पश्चिमी जो हवाएं हैं, पश्चिमी जो वायुधाराएं हैं उनके कारण यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत या फिर आर्कटिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जिसे न्यू साउथ वेल्स की धारा के नाम से भी जाना जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा, याद रखिएगा यह एक गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। ठीक है, यह एक गर्म जलधारा है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो संबंध है प्रशांत महासागर से है। वहीं यह जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो कि एक ठंडी जलधारा है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है यह क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी जलधारा है, और यह हिंद महासागर से संबंधित है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म जलधारा है, और यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है यह एक गर्म जलधारा है, और यह जो है प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है यह ठंडी जलधारा है, और यह हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? बरखान, बजादा, ड्रमलीन या फिर बालुका? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्रमलीन। ड्रमलीन पवन की निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है, पवन की निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप इससे जो है बरखान, लोयस, बजादा और बालुका स्तूप का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें से मशरूम रॉक पवन की अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बनता है। ड्रमलीन की अगर हम बात करें, ड्रमलीन की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण होता है हेमनद के निक्षेपण के फलस्वरूप जो है ड्रमलीन का निर्माण होता है। इसमें क्या पूछा है कि कौन सी भू आकृति पवन के निक्षेपण क्रिया, पवन के निक्षेपण क्रिया से बनती है? ड्रमलीन का जो निर्माण है वह हेमनदों के निक्षेपण से बनता है, और पवन के निक्षेपण देखिए इसमें से तीनों जो है ना पवन के निक्षेपण से बनते हैं। ठीक है, तो यह जो है इसमें होना चाहिए कि कौन नहीं है। ठीक, कौन नहीं है तो ड्रमलीन हो जाएगा। बाकी बरखान की बात करें और बजादा हो गया, बालुका स्तूप हो गया, या फिर से लोयस मैदान हो गया, इन सभी का जो निर्माण है, इन सभी का निर्माण जो है पवन के निक्षेपण या फिर से अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है। लेकिन जो ड्रमलीन है, ड्रमलीन का निर्माण जो होता है वो हेमनद जमाव या हेमनद के अपर्दन से होता है। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है ना गलत दिया है। इसमें होना चाहिए कि कौन जो है पवन के निक्षेपण क्रिया से नहीं बनता है, नहीं बनता है, तब ड्रमलीन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। काष्ठ अश्लाकृति को, काष्ठ अश्लाकृतियों का निर्माण कब होता है? हेमनद द्वारा, प्रवाही जल द्वारा, पवन द्वारा या फिर भूमिगत जल द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमिगत जल द्वारा जो है काष्ठ अश्लाकृति का निर्माण होता है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा काष्ठ अश्लाकृति। और इन्हें जो है यूगोस्लाविया की एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र में मुख्य रूप से यह जो है देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? पटल, विरूपणी मैदान, समप्राय मैदान, काष्ठ मैदान या फिर लोयस मैदान? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समप्राय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, जब नदियां अपने अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को, जैसे जब नदियां जो है समुद्र में मिलने वाली होती हैं, सागरीय जल में मिलने वाली होती हैं, यहाँ पर जब नदियाँ आती हैं तो यहाँ आते आते इनकी धारा जो है मंद हो जाती है। ठीक है, यहाँ आते आते इनकी धारा मंद हो जाती है, और यह व्यापक स्तर पे क्या होता है, फैल जाता है इनका धारा। ठीक है, फैल जाता है, और यहाँ पे जो अपने साथ जो जलोढ़क, मलबा वगैरह लेकर के आती हैं, यह चारों तरफ जो है विक्षेपित कर देती, मतलब कह सकते हैं कि इसका विस्तार देखने को मिलता है आपको, और इससे जो है एक समतल मैदान का निर्माण होता है, और इसी को समप्राय मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब नदियाँ अपने अंतिम अवस्था में पहुँच जाती हैं, जहाँ वह अपना मुहाना समुद्र या किसी सागरीय जल में बनाती हैं, वहाँ पर इनकी धारा बहुत ही मंद हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जलोढ़कों को अपने साथ लाती हैं, बहा करके लाती हैं, जिस कारण इनकी धारा मंद हो जाती है। तो यह है जो अपने साथ जो मलबा या फिर से जलोढ़क जो ले करके आती हैं, यह महासागर जो होता है इसके तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, वहाँ पे क्या करती हैं कि बहुत ही बड़े स्तर पे इसको प्रवाहित कर देती हैं, जिससे एक समप्राय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होता है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होता है। हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की
प्रकृति क्षारीय होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होता है, यह आपका गलत है। ठीक है, यह जो है गलत हो जाएगा। बाकी लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार जो है शांत होता है, आपका सही है। और हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी में लावा की प्रक्रिया जो है वह क्षारीय होती है, भी आपका सही है। लेकिन सबसे अधिक जो विस्फोट होता है वह हवाईयन नहीं बल्कि पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है। ठीक है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोट देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक जो विनाशकारी विस्फोट होता है वो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में होता है। ठीक, तो पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला या फिर अंतर प्लेतीय ज्वालामुखी क्षेत्र? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परिप्रशांत महासागरीय मेखला जो है, यह परिप्रशांत महासागरीय मेखला जो है यह यहाँ पे सबसे अधिक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी क्रियाएं हो गई, यह सबसे अधिक सुनामी वगैरह सबसे अधिक इसी मेखला में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? हीलियम, रेडॉन, जेनॉन या फिर क्रिप्टॉन? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भूकंप आने के पहले जो है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूकंप की तीव्रता का मापक रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। वह स्थान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। देखिए, जहाँ पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, ठीक है, उसे भूकंप जो है सबसे पहले जहाँ पे अनुभव किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र या फिर इसे अधिकेंद्र भी कहा जाता है। ठीक, तो अगर अधिकेंद्र भी मिले ऑप्शन में तो कन्फ्यूज मत होइएगा। और भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है, उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंग होता है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंग, यह गलत है। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आने वाली समुद्री लहर, और इनका जो ज्वारीय तरंग से कोई संबंध नहीं होता है। यह लंबी और कम कंपन वाली समुद्री लहरें होती हैं जो महासागरीय भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, और यह जो है बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है। जैसे यह जो है अगर समुद्री क्षेत्र में जो सागरीय क्षेत्र वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है तो भी जो है जो वहाँ के स्थलीय क्षेत्र होते हैं, जो देश होते हैं, वहाँ पर सुनामी से संबंधित या सुनामी की घटनाएं जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका ज्वारी तरंगों से इसका संबंध नहीं होता है, बल्कि यह क्या कहते हैं, यह जो आपका समुद्री जो लहरें होती हैं इनके कारण जो है मुख्य रूप से सुनामी आता है। दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा महासागरीय जलधारा, कौन जो है उष्ण महासागरीय जल मतलब गर्म जलधारा कौन सी है यह बताना है? क्यूराइल, कनारी, लेब्राडोर या फिर गल्फ स्ट्रीम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है या गर्म जलधारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें, यह एक है गर्म जलधारा है, जो इसे जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। जो अवसादी चट्टान है उसमें मुख्य रूप से यह देखने को मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान होना चाहिए? प्रवालों के समुचित विकास के जो तापमान है वह लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, प्रवाली भित्ति चूना प्रधान चट्टान होते हैं जिनका निर्माण मोगा नामक जो समुद्री जीव होते हैं इनके अस्थि पंजर पर इनका निर्माण होता है, और इनके विकास के लिए जो तापमान है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है पर्याप्त मात्रा में पहुँचती रहती है वहाँ पे इनके विकास के लिए आदर्श दशा पाया जाता है। उसके साथ साथ बहुत अधिक शुद्ध जल और बहुत प्रदूषित जल, दोनों ही इसके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, और सी जो है सही है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में वृद्धि होती है, कमी, पहले वृद्धि फिर कमी या फिर पहले कमी फिर वृद्धि? इसका सही आंसर क्या होगा?
देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं महासागरीय जल के तापमान में क्या होता है, कमी होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ है? पक्षाभी मेघ, पछाभ मेघ, पछाभ स्तरीय, पछाभ मेघ, उच्च स्तरीय या फिर उच्च कपासी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पछाभ मेघ जो है पाया जाता है। बादलों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार पछाभ मेघ जो है यह आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले सफ़ेद रंग के बादल होते हैं, जो मुख्य रूप से कोमल और बहुत अधिक जो है छितराए हुए टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यह हिमकणों से बने होते हैं और इनसे वर्षा जो है नहीं होती है, इनसे वर्षा नहीं होती है। इनकी अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से जो चक्रवात आते हैं, चक्रवातों का आगमन का इसे सूचक माना जाता है। ठीक है, चक्रवातों के आगमन का सूचक माना जाता है पछाभ मेघ को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है, उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय पवन है इसकी दिशा किधर होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय पवन है इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होता है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जो है जून में और न्यूनतम दिसंबर में देखने को मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत है। महासागरीय जल की तरह जो सतह है इसका औसत दैनिक तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड इससे कम होता है। यह बात आपका सही है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका तापमान 10 डिग्री या इससे कम होता है। ठीक, और इसमें जो अधिकतम तापमान है, अधिकतम जो वार्षिक तापमान है या अगस्त में और न्यूनतम तापमान फरवरी महीने में देखने को मिलता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत। किस महासागर की औसत लवणता सबसे अधिक होती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक या फिर अटलांटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। औसत लवणता जो है अटलांटिक महासागर की सबसे अधिक है। अटलांटिक महासागर की जो औसत लवणता है वह सबसे अधिक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। जिस स्थान या जगह पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता भी अधिक पाया जाता है। नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प आपका सही है। नदियों के मुहाने वाले भाग पे लवणता कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है, जिस कारण वहाँ पे लवणता कम पाया जाता है। और जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होगा, वर्षा की मात्रा कम होगी, वहाँ पे लवणता अधिक पाया जाएगा। ठीक है, और महासागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है पृथ्वी है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी द्वारा ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लवणता जो है इसमें वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, फोटॉन। महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र या परत जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोलाइन, जीरो लाइन, थर्मोक्लाइन या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। थर्मोक्लाइन या महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र होता है जहाँ पर तापमान में तीव्र गिरावट देखने को मिलती है और इसे ही ताप प्रवणता कहते हैं। ठीक, और दूसरी परत भी कहा जाता है जो पहली परत के नीचे पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी तीव्र गिरावट देखने को मिलती है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में प्राप्त होता है? दीर्घ तरंगदैर्घ्य, लघु, मध्यम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। लघु तरंगों के रूप में जो है पृथ्वी पर उस ऊर्जा जो प्राप्त होती है, सूर्य ऊर्जा जो पृथ्वी पर आती है लघु तरंग के रूप में आती है, लेकिन जो वापस जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वह दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, आती है लघु तरंग के रूप में, जाती है दीर्घ तरंग के रूप में। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प गलत है? महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतह पर पाया जाता है। सामान्यतः गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। सामान्य रूप से सागरीय लवणता के प्रति 1000 ग्राम जल में स्थिर लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। समुद्र का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल से निम्न होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी।
समुद्री जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल से निम्न होता है या गलत है? समुद्री जल का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, यह सामान्य जल की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां पाई जाती हैं? ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां पाई जाती हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 पेटियां पाई जाती हैं। ग्लोब पर जो वायुदाब की पेटियां हैं 7 पेटियां हैं। और यह 7 पेटियां कौन कौन सी हैं? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, इसके साथ साथ ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, मतलब एक विषुवतीय पेटी हो गया। इसके ऊपर हम जब जाएंगे, विषुवतीय पेटी के बाद इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो फिर जो है हमको उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी देखने को मिलेगी। उसके बाद उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, ठीक, उसके बाद ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी, 3 पेटियां इधर, एक विषुवतीय पेटी, कितना हो गया? 4 हो गया। और उसी प्रकार इधर जब आएंगे तो उपध्रुवी उच्च वायुदाब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी देखने को मिलेगी। इसके आगे उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, उसके बाद ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, तो टोटल 7 पेटियां देखने को मिलती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फैरल ने हवाओं की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियोलिस बल के आधार पर किया। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चलती हैं या बहती हैं उन्हें अस्थायी पवन कहा जाता है। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। फैरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें फैरल के नियम के अनुसार जो हवाएं हैं, जो स्वतंत्र रूप से हवाएं चलती हैं, वह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर उत्तरी गोलार्ध में चल रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में अगर चल रही हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक, तो अगर इधर हवाएं ऐसे चल रही हैं, ठीक, तो इधर अगर हवाएं चलेंगी उत्तरी गोलार्ध में तो इधर जो है ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जाती हैं जो, वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं, बाईं ओर। ठीक है, डी गलत हो जाएगा। किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव देखने को मिलता है? अस्थलीय समीर, सागरीय समीर, पर्वतीय समीर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्थलीय समीर के कारण तटीय भागों की जलवायु समकारी बनी रहती है। समकारी मतलब क्या होता है? समकारी जलवायु का मतलब होता है यहाँ पे ना बहुत अधिक तापमान अधिक देखने को मिलता है और ना ही तापमान बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे अगर आप समुद्री क्षेत्र के तटीय क्षेत्र में जाएंगे, जैसे मुंबई हो गया, फिर से ये चेन्नई वगैरह वाले क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ पे अगर ठंडी में जाएँ या फिर से गर्मी में जाएँ, वहाँ पे तापमान हमेशा एक जैसा आपको अनुभव होगा। बहुत अधिक ठंडी के समय में अगर उत्तर भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह वाला क्षेत्र जो हो गया, यहाँ पर अगर ठंडी के समय बहुत अधिक ठंडी देखने को मिलेगी, उस समय अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत अधिक ठंडी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे मौसम एक समान बना रहता है, जिसे समकारी क्षेत्र, समकारी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? सिराको गिनी, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, फॉन स्विट्जरलैंड में और ब्लिजार्ड कनाडा में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सिराको गिनी तट आपका गलत है। बात करेगा सहारा मरुस्थल के उत्तरी अफ्रीका, सिसिली और दक्षिणी इटली से गुजरने वाली जो अत्यधिक शुष्क और उष्ण दक्षिणी पूर्वी पवन है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप में इसके कई नाम देखने को मिलते हैं, जैसे मिस्र में इसे खमसिन कहा जाता है, और लीबिया में इसे गिबली, ट्यूनीसिया में चिली के नाम से इसे जाना जाता है। सिराको हवा के साथ जो है या रेत बालू अपने साथ उड़ा करके ले जाता है, और यह जो है जो इटली में वर्षा करता है, सहारा मरुस्थल से जो आपके मरुस्थल के जो रेत कण होते हैं, ठीक है, रेत के जो कण होते हैं, लाल बालू जो होता है, ये अपने साथ उड़ा करके ले जाता है और भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करता है। आर्द्रता ग्रहण करने के बाद इटली वाले क्षेत्र में वर्षा करता है, और जब वर्षा करता है तो वहाँ पे जो वर्षा होती है वह लाल होती है। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि जो धूल के कण उड़ाकर अपने साथ लेके जाता है, वर्षा के रूप में वही गिरती है। ठीक है, जिस कारण जो है वहाँ पे की जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो कृषि होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और इसे जो है इटली में रक्त वृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। इटली में जो है रक्त वृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। वायु के किस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है उषांक। जब उषांक बिंदु प्राप्त कर लेता है, जब वायु
जब वायु जो है ओशांक बिंदु प्राप्त कर लेता है उसके बाद जो है वर्षा की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। और ओशांक बिंदु जो है अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है ओशांक बिंदु, तब जो वर्षा होती है वह पाला के रूप में, अर्थात कह सकते हैं कि जो बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं उस रूप में होती है। और ओशांक बिंदु अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तब जो वर्षा होती है वो वर्षा बूंदों के रूप में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष बाहर वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष जो है वर्षा होती है बताना है। भूमध्य रेखीय और समशीतोष्ण प्रदेश में, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश और ध्रुवीय क्षेत्र में, केवल ध्रुवीय या फिर ए और बी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भूमध्य रेखीय और समशीतोष्ण वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष देखने को मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई देता है? यह जो दिखाई देता है पछाव स्तरीय मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभा मंडल का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जिसे हैलो के नाम से भी जाना जाता है, हेलो के नाम से। ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को ये कहा जाता है। कर्क और मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। रूर प्रदेश किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा या फिर अवरक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला के लिए। रूर बेसिन जो है या रूर प्रदेश जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध। और कहाँ पे है यह जर्मनी में है, ठीक, जर्मनी में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। चिक्की कमाटा चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा या फिर बॉक्साइट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा के लिए। और पूरे विश्व में सबसे अधिक तांबा का जो भंडार है इसी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यूक्रेन का क्रिवायरोग और ब्राजील का मिनोस जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, पोत निर्माण, यूरेनियम या फिर डेयरी उत्पाद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह अयस्कों के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, जो कि क्रिवायरोग जो कि यूक्रेन में है और ब्राजील में है मिनास जिरास प्रांत। यह मुख्य रूप से लोहा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? डेन्यूब, पो, वोल्गा या फिर राइन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राइन नदी को जो है यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है। यूरोप का सबसे प्रमुख जो जलमार्ग है राइन मार्ग है। राइन नदी इसे जो है यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। और इसका अगर प्रवाह की बात करें, इसका प्रवाह मुख्य रूप से जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया इन देशों में जो है देखने को मिलती है। नीदरलैंड हो गया, इटली, उसके साथ साथ लिechtenstein और लग्जमबर्ग, बेल्जियम, यहाँ पर मुख्य रूप से जो है यह प्रवाहित होती है। और यह जो है विश्व की सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक व्यापारिक मार्ग का निर्माण भी करती है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। विश्व में रेल मार्ग का सबसे अधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेल मार्ग का सबसे अधिक घनत्व किस क्षेत्र में है? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी एशिया या फिर दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से जो रेलवे का घनत्व है, डेंसिटी है, वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ये बताइएगा कि भारत सरकार द्वारा कब तक का टारगेट रखा गया कि भारत का जो रोड नेटवर्क है किस वर्ष तक अमेरिका को पीछे छोड़ करके विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन जाएगा, किस वर्ष तक, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? यूक्रेन, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इराक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। जो किर्गिज जनजाति है मुख्य रूप से किर्गिस्तान वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। और इनकी अगर हम बात इनके बारे में अगर हम कुछ देखें तो यह पामीर का पठार, सियानजान पर्वतमाला जो हो गया, किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह मंगोल प्रजाति की जनजातियां हैं और इन जनजातियों में ऋतु प्रवास देखने को मिलता है। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है पशुपालन है और इनका जो निवास है, इनके द्वारा जो घर बनाया जाता है उसे यूर्टे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके द्वारा जो घर बनाया जाता है उसे यूर्ट कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? मसाई, माओरी, बुशमैन या फिर पिग्मी। कालाहारी मरुस्थल जो है यहाँ पे मुख्य रूप से बुशमैन जनजातियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। बुशमैन जो कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया वाले क्षेत्र में यह मुख्य रूप से पाई जाती हैं।
और यह जो है नग्न अवस्था में इनको देखने, मतलब जो है बहुत अधिक कपड़ा नहीं पहनता, अब तो शायद पहनने लगे हैं। स्टार्टिंग जो था पहले फेज में जो है यह जो है नग्न अवस्था में रहते थे लोग, ठीक है। और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है आखेट, जो जंगली वनस्पति होती है एकत्र करना, ठीक है। और यह जो है झोपड़ियों वगैरह गुफाओं में मुख्य रूप से रहते थे। और यह जो है सर्वभक्षी होते थे, सर्वभक्षी, यह जो है सर्वभक्षी प्रकार के प्रवृत्ति के होते थे यह लोग, ठीक है। उसके साथ साथ बुशमैनों का जो चावल का जो दीमक पाए जाते हैं ना, दीमक, जो दीमक होते हैं उसे बुशमैन का चावल कहा जाता है, ठीक है। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दी जाती है? क्योटो, ओसाका, नागोया या फिर योकोहामा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। और इसकी अगर हम बात करें औद्योगिक रूप से इसका मुख्य रूप से विकास हुआ है। और यह जो है यहाँ पर बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, ठीक है। बाजार आधारित लौह इसके कारखाने पाए जाते हैं, मतलब जो लौह इस्को का उत्पादन होता है वह निर्यात के पर्पज से ज़्यादा विकास किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी कहते हैं? डेट्रॉयट, टोक्यो, मॉन्ट्रियल या फिर पिट्सबर्ग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पिट्सबर्ग को जो है विश्व की इस्पात राजधानी कहते हैं, पिट्सबर्ग को। और यह मुख्य रूप से कहाँ पे है? अमेरिका में। यह अमेरिका में स्थित है, जिसे विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या फिर कनाडा? लॉरेन क्षेत्र है फ्रांस में, लॉरेन क्षेत्र है जो है यह फ्रांस में है। और यह फ्रांस का पेरिस औद्योगिक क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ फ्रांस का जो शैम्पेन और बोर्डो क्षेत्र है यह शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ जो फ्रांस का लियोन क्षेत्र है, फ्रांस का लियोन शहर जो है रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। और जो आपका लॉरेन क्षेत्र है फ्रांस का, यह लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में है? चीन, भारत, फ्रांस या फिर अमेरिका? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका में। गेहूं का सबसे बड़ा मंडी है अमेरिका में। और इसे जो है मुख्य रूप से जो आपका शिकागो है, शिकागो को अमेरिका, शिकागो जो अमेरिका का एक विश्व विख्यात शहर है। और इसे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी यहीं पर स्थित है। उसके साथ साथ जो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी के लिए भी यह विश्व विख्यात है। ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली है वह सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, सैन फ्रांसिस्को में स्थित है सिलिकॉन वैली। और यहाँ पर सिलिकॉन एक जो पर्वत जो चिप है यह बनाने की जो कंपनियाँ हैं इनका जो संकेंद्रण यहाँ पे बहुत अधिक पाया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में। विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, पूर्वी चीन या फिर दक्षिण पूर्व एशिया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व का 90% चावल का उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और वैश्विक स्तर पर चीन, चावल के उत्पादन में चीन जो है पहले नंबर पे है और भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे है। ऑप्शन डी। गेहूं, चावल, मूंगफली और गन्ने के वैश्विक उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? गन्ना, चावल, मूंगफली, गन्ने के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत दूसरे नंबर पे है, ठीक है। भारत जो है दूसरे नंबर पे है। और इसमें अगर हम बात करें गेहूं, चावल, मूंगफली, इसके उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है, गन्ना के उत्पादन में ब्राज़ील पहले नंबर पे है और गन्ना के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है, ठीक है। बाकी गेहूं, चावल और मूंगफली के उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे है। ऑप्शन ए। यह मृदा अधिक तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम और प्रकृति में क्षारीय मृदा होती है। इस मृदा को क्या कहा जाता है? इस मृदा को किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है मरुस्थली मृदा कहते हैं, ठीक है। इसे मरुस्थली मृदा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मरुस्थली मृदा जो अधिक तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, ना के हिसाब से पाई जाती हैं। और यह जो है मृदा उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है, बहुत कम उपजाऊ होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलों और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत देखने को मिलता है? यह जो है गहन कृषि के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ, किलिमंजारो या फिर एटलस? दक्षिण अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है वह माउंट एकांकागुआ है। और यह किसकी सर्वोच्च चोटी है? इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एकांकागुआ, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
दस्ते काबीर दस्ते लूट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? दस्ते काबीर दस्ते लूट मरुस्थल जो है किस में है? यह मरुस्थल जो ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दस्ते काबीर दस्ते लूट मरुस्थल जो है ईरान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए। इसके साथ साथ रूब अल खली और अल नाफूद यह मरुस्थलें जो हैं सऊदी अरेबिया में स्थित हैं। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता? सऊदी अरब, यमन, जिबूती या फिर लीबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लीबिया की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में गिरती हैं? कैस्पियन भूमध्य, काला या फिर लाल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। यूराल और वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती हैं और कैस्पियन सागर जो है इसके उत्तरी क्षेत्र में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि कैस्पियन सागर के उत्तरी क्षेत्र में लवणता कम पाई जाती है। दो ऑप्शन देकर के उत्तरी क्षेत्र में लवणता कम पाई जाती हैं और इसमें क्या है कि और दूसरा पूछा था कि इसमें लवणता अधिक पाई जाती है। इसमें बताना कि कौन विकल्प जो है सही था। तो उत्तरी क्षेत्र में लवणता कम पाई जाती है। इसके पीछे जो रीजन है क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में यूराल और वोल्गा नदियाँ जो है गिरती हैं, जिस कारण यहाँ पे लवणता कम पाई जाती है, जबकि निचले वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे लवणता अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बगदाद टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है, वॉन है राय नदी के तट पर, न्यूयॉर्क, हडसन और वियना स्वान नदी के तट पर है। कौन सा गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। वियना स्वान नदी के तट पर नहीं है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और यह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। डेन्यूब नदी के तट पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है और यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला सही है, दूसरा गलत है। डाउन्स या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यह एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, न कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। पहला सही है, दूसरा गलत। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली जो नहर है कील नहर है। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। उत्तर से दक्षिण जो क्रम है, जापान के जो द्वीप हैं 4, इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू यह जो है उत्तर से दक्षिण स्थित है। ठीक, होकाइडो कहाँ गया? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू ये आपका सही हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है, जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपका होन्शु है। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, जिसमें से होन्शु जो है सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। या मध्य एशिया का भाग नहीं है। ठीक है, मध्य एशिया, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, उसके साथ साथ उज्बेकिस्तान। ठीक, यह जो है आपके यहाँ आते हैं मध्य एशिया के अंदर। जो 5 तान हैं वह सभी मिलकर के मध्य एशिया का निर्माण करते हैं। बाकी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव ये सभी जो है पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि जो है यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा स्पेन को, जो स्पेन है, इसको मोरक्को से अलग करती है। मोरक्को से अलग करती। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी जो है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। रेड इंडियन, एस्किमो, इनुइट और अलूटस यह जो है सभी महाद्वीप के मूल निवासी हैं। किस महाद्वीप के मूल निवासी? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी हैं। रेड इंडियन, एस्किमो, इनुइट, अलूटस ये सभी जो है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। ठीक, एस्किमो जो सर्दी में बर्फ़ का घर बना करके रहते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। और एस्किमो या रेंडियर कुत्ते का यो करके मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है
यह जो है जिस गाड़ी द्वारा, इस कुत्ते द्वारा जो गाड़ी खींचा जाता है उसे स्लेज के नाम से भी जाना जाता है, स्लेज के नाम से, ठीक। और ये सभी जो जनजातियां हैं उत्तरी अमेरिका की जनजातियां हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका के 2 देश बस स्थलरुद्ध देश हैं, बाकी सबकी सीमा जो है समुद्री क्षेत्रों से लगती है। दक्षिण अमेरिका के केवल 2 देश ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध देश के अंतर्गत आते हैं, और वह जो दोनों देश हैं वह बोलीविया और पराग्वे है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किम्बरले का पठार कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिणी अमेरिका? किम्बरले पठार है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, और यह जो है हीरा उत्पादन या हीरा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? टॉरेंस, बॉस, कुक या फिर हुडास? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है एक दूसरे से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, पेरू की लीमा, वेनेजुएला का कराकस और चिली का क्विटो? कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चिली की जो राजधानी है वह सैंटियागो है, ठीक है। बाकी क्विटो की अगर हम बात करें तो यह इक्वाडोर की राजधानी है, इक्वाडोर की राजधानी है, ठीक है। और चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो, सैंटियागो। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है? म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान या फिर चाइना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या पूछा, किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाकिस्तान नहीं, म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार के साथ सबसे कम सीमा लगती है। और इसमें अगर जैसे अफगानिस्तान आपका होता, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान सही हो जाता, क्योंकि सबसे कम जो सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ लगती, लगभग 106 किलोमीटर की सीमा जो है, बाउंड्री जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। और सबसे अधिक जो बाउंड्री लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। चीन दूसरे नंबर पे आता है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, नेपाल आता है चौथे नंबर पे, म्यांमार 5वें नंबर पे आता है, भूटान 6ठे नंबर पे आता है, और अफगानिस्तान आपका अंतिम नंबर पे आता है, जिसके साथ इसकी जो सीमा लगती है 106 किलोमीटर की लगती है, ठीक है। बाकी इसमें अगर आपका अफगानिस्तान नहीं है तो म्यांमार सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का जो क्षेत्रफल है वो भारत से कम है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो लद्दाख का है, ठीक है। दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर का आता है, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करता है? जीरो लाइन सीमा जो है बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा का निर्धारण होता है, ठीक है। और त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वार नदमुख और पूर्वी तटीय मैदान पर नदी डेल्टा पाया जाता है, पूर्वी तटीय मैदान पर उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव पाया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान के कम कटे फीटे होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सिम क्या कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान पर निमज्जन और उमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव पाया जाता है। यह आपका गलत हो जाएगा। जो निमज्जन और उमज्जन के प्रमाण जो पाए जाते हैं यह आपके पश्चिमी तटीय मैदान पर पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान पर पाया जाता है, निमज्जन की देखने को मिलती है, जिस कारण यहाँ पे जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए प्राकृतिक पोताश्रय का निर्माण हुआ है, ठीक है। बाकी जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर नदियों द्वारा जो जलोढ़ों के निक्षेपण से व्यापक स्तर पे जो डेल्टा है उसका निर्माण पाया गया है, ठीक। तो सी आपका गलत हो जाएगा। कालक्रम अनुसार शैल क्रमों का सही क्रम क्या होगा? कालक्रम के अनुसार ये जो शैल क्रम दिए गए हैं इनका सही क्रम क्या होगा? देखिए, सबसे पहला जो या सबसे प्राचीन जो शैल क्रम है वो आपका आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ठीक है।
आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। इसके बाद आ जाएगा आपका गोंडवाना, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। इसके बाद आ जाएगा आपका दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप के बाद आ जाएगा टर्सियरी, टर्सियरी। इसके बाद आ जाएगा क्वार्टरनरी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में पाया जाता है? बुग्याल, उखरुल, खज्जर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, भारत में जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसे मर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे गुलमर्ग, सोनमर्ग के नाम से, ठीक है, गुलमर्ग, सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके साथ साथ उत्तराखंड में बुग्याल प्याल जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बुग्याल प्याल कहा जाता है। ठीक, और जो हिमाचल प्रदेश में घास के मैदान पाए जाते हैं उसे खज्जर या खिज्जियार के नाम से जाना जाता है। और मणिपुर में घास के मैदान जो पाए जाते हैं उसे उखरुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह पूछ सकता है। अन्य क्षेत्रों में या फिर अन्य राज्यों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें गुलमर्ग, सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर से मर्ग के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ साथ जो बुग्याल प्याल हैं, जो बुग्याल प्याल हैं, यह उत्तराखंड में जो है घास के जो मैदान है यह पाए जाते हैं। उसके साथ साथ खज्जियार यह आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। उखरुल जो है यह आपके जो घास के मैदान पाए जाते हैं मणिपुर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, मणिपुर वाले क्षेत्र में, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? खीर गंगा उत्तराखंड, अरावली महाराष्ट्र, अत्रि उड़ीसा, जकरेम मेघालय। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खीर गंगा उत्तराखंड। खीर गंगा की अगर हम बात करें, इसमें क्या पूछा, कौन सुमिलित नहीं है? खीर गंगा जो है गर्म जल का स्रोत है जो कि हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही है। खीर गंगा जो है यह उष्ण या गर्म जल का स्रोत है जो मुख्य रूप से आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? डायमीर जम्मू कश्मीर, छोटा सिंगरी हिमाचल प्रदेश, जेमू सिक्किम और नामिक लद्दाख। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नामिक। नामिक जो आपका गलत है। नामिक ग्लेशियर यह उत्तराखंड के कुमायूं वाले क्षेत्र में स्थित है, न कि लद्दाख में। कहाँ पे है? उत्तराखंड के कुमायूं वाले क्षेत्र में। उत्तराखंड के जो कुमायूं वाला क्षेत्र है वहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाबर क्षेत्र में नदियां भूमिगत होकर के अदृश्य हो जाती हैं। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है। उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती आपका गलत है। ठीक है, जैसे उत्तर भारत की जो चौड़ाई है, ठीक है, आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो यह कम होती जाती है। ठीक है, कम होती जाती है, न कि बढ़ती जाती है, तो डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना। कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। कौन सा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है यह आपको सम्मिलित करना है। देखिए, बात करेगा दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात है गोवा में। बरकाना जलप्रपात है कर्नाटक में। खंडाधार है उड़ीसा में। पलानी है हिमाचल प्रदेश में। पलानी है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में है? चूरिया, मुरिया पहाड़ी, डुडवा, चोयोयू या फिर कटचल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चूरिया मुरिया पहाड़ी, डुडवा श्रेणी, चोओयू पहाड़ी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। जबकि जो कटचल है, कटचल पर्वत की अगर हम बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पहाड़ी है। ठीक है, कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में स्थित पहाड़ी है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत। भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? भारत के पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन या फिर अल्पाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैलिडोनियन काल में जो है पूर्वी घाट श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला जो है इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकी क्रम कौन सा है? कुडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ या फिर विंध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो लौह चट्टानों की जो भंडार है इसमें पाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से लौह धातु हो गए, सोना, चांदी, तांबा या जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। धात्विक मतलब कह सकते हैं कि धात्विक खनिजों का जो भंडार है मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेन बाउंड्री फॉल्ट
मेन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित ट्रांस और बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में है और यह असम और पंजाब तक इसका विस्तार पाया जाता है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। कब? किसके किसके बीच में? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? रांची का पठार, देवगढ़ पठार, पलामू या फिर हजारीबाग। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, देवगढ़ पठार। देवगढ़ पठार जो है यह विंध्याचल बघेलखंड पठार का हिस्सा है। ठीक है, जबकि रांची, पलामू और हजारीबाग यह तीनों जो है छोटा नागपुर पठार के भाग हैं। ठीक, और देवगढ़ जो है आपका यह विंध्याचल बघेलखंड वाला पठार है। ठीक है, इसका भाग है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है और मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग में मिलती है। कौन सा गलत है इसमें? गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में। गलत है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ जो मिलती हैं वह एक दूसरे से रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। तो बी जो है गलत हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी अपना फीडबैक जो है ज़रूर दे दिया करें। और ये प्रैक्टिस सेट्स जो है कंटिन्यू रहेगी, चाहे वो यूपी पीसीएस प्री एग्जाम का हो या फिर आरओ का हो, उसका भी प्रैक्टिस सेट जल्द ही शुरू किया जाएगा। क्योंकि अभी मार्केट में नए प्रैक्टिस सेट्स उसके आए नहीं हैं, और जितने प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में आए थे जिस पब्लिकेशंस के, सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां पूर्व से सबसे अंत में, बाएं से मिलने वाली और पूर्व से सबसे अंत में मिलने वाली कौन सी नदी है बताना है? कोसी, महानंदा, सोन या फिर गंडक। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, कोसी नहीं बोलते, महानंदा है। ठीक है, महानंदा होगा। गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली और सबसे पूर्व में मिलने वाली यह महानंदा नदी हो जाएगी, न कि कोसी। ठीक है, और गंगा नदी की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। उसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह जो है सबसे अधिक लंबाई, इसकी गंगा नदी की सबसे अधिक जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ साथ इसमें बाएं तट से जो पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदी है, सबसे पश्चिम में जो बाएं तरफ से मिलने वाली इसमें नदी है, मान लीजिए गंगा नदी है। ठीक है, और पश्चिम की पूर्व की किसमें? पश्चिम की तरफ से। ठीक है, पश्चिम की तरफ से पूर्व की ओर मिलने वाली जो सबसे लंबी नदी है, ठीक, उसमें रामगंगा नदी आ जाएगी। रामगंगा नदी के बाद गोमती, उसके बाद आ जाएगा घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, और उसके बाद महानंदा आ जाएगी। ठीक है, महानंदा आ जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारतीय प्रायद्वीप अपवाह तंत्र के बारे में, भारतीय प्रायद्वीप अपवाह तंत्र के बारे में, भारतीय प्रायद्वीप अपवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं। इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। यहाँ की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती हैं और यह वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं तथा ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। गलत है। इनकी ढाल जो प्रवणता है बहुत अधिक नहीं, बहुत कम है। ठीक है, और यह आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। ये भी अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियाँ की बात करें तो यह प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी हैं। इसके विपरीत हिमालयी नदियाँ जो है वह युवावस्था में है और इनकी जो ढाल प्रवणता है वह प्रवणता बहुत कम है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनकी ढाल प्रवणता बहुत कम है और यह आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं लेकिन ढाल प्रवणता बहुत कम है। ठीक है, और यह निश्चित मार्ग का अनुसरण करती हैं। मतलब जैसे है ये है कि जो हिमालयी नदियाँ हैं वह हमेशा अपना मार्ग बदलती रहती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कोसी नदी देखें, ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है यह एक परिभाषित मार्ग का अनुसरण करती हैं। ठीक है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्र में जो वर्षा की मात्रा है वो लगभग कितनी होती है? इन क्षेत्रों में जो वर्षा की मात्रा होती है वो लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं कांटेदार वनस्पतियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक, और इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, गुजरात, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया,
मध्य प्रदेश भीतरी कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ी, रीठा, केर, बेर, करीला, ये जो वनस्पतियाँ हैं मुख्य रूप से यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? कर्क रेखा के अधिक नज़दीक होने का ये क्वेश्चन भी ऊपर हम डिस्कस किए हैं और बताया भी गया है कि यहाँ पे जो है क्यों ऐसा होता है। समुद्र तल से अधिक ऊंचाई होने के कारण, समुद्री समकालीन जलवायु के कारण, या फिर उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समकालीन जलवायु के कारण जो है यहाँ पे तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है और हमेशा तापमान एक जैसा बना रहता है। ठीक है, भारत की किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? भारत किस जलवायु कटिबंध में है? केवल शीतोष्ण कटिबंध, केवल उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंध, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध में भारत जो है उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के कौन से मंडल में पाया जाता है? जेट स्ट्रीम जो है किस वायुमंडल में पाया जाता है? क्षोभमंडल, समताप, मध्य, या फिर आयन? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जेट स्ट्रीम जो है क्षोभमंडल में चलती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत होता है? शीतकाल में सूर्य किस तिथि को लंबवत होता है मकर रेखा पर? 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर, या फिर 22 दिसंबर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को लंबवत होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून, स्थानीय पवन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उत्तर पश्चिम भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 75 से 110, 111, 112 से 115, 115 से 150, या फिर 150 से 200 सेंटीमीटर? जो भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग 112 से 115 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं? जलोढ़, लाल, लैटेराइट, या फिर काली? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है यह जब गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर यह जो है कठोर और इनके बीच में दरार हो जाती है, जिस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। मृदा के कौन से स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है? मृदा के किस स्तर को जल संचयन क्षेत्र कहा जाता है? ओ, ए, बी, या फिर सी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बी संस्तर को। मृदा की अगर हम बात करें, मृदा का जो तीसरा संस्तर है, ठीक है, मृदा का जो तीसरा संस्तर ओ है, इसमें जो है जल संचयन क्षेत्र अधिक होता है, या कह सकते हैं कि जल का संचय इसमें अधिक होता है, जिस कारण इसे जल संचयी क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदलते रहते हैं। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत पर ऊंचाई पर जाने पर वनों का जो प्रकार है वो बदलता रहता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ जो जलवायु है, जलवायु के तत्व जो है इसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन और पतझड़ वन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, 1500 से 2500 मीटर तक शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, और 12,500 से लेकर के 1250, ठीक है, 1250 मीटर से लेकर के 4500 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर कोटधारी वन पाए जाते हैं। ठीक, और उसके ऊपर अगर जाएंगे तो वहाँ पे टुंड्रा वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक, बाकी 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। तांबे की प्राप्ति किस क्रम की चट्टान से होती है? धारवाड़, आर्कियन, दक्कन, या फिर विंध्यन? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अभी पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं इसके बारे में। धारवाड़ क्रम जो धात्विक खनिजों का मुख्य रूप से भंडार इसी में पाया जाता है। ठीक है, आर्कियन चट्टानों के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह प्राचीनतम और मूलभूत चट्टान है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है, इनका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में है। इसका कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। या गलत है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें क्रिस्टल्स रवे पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटा नागपुर खनिज पेटी के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका मुख्य विस्तार झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में है। यह पेटी नीस और ग्रेनाइट शैलों से निर्मित है और यहाँ देश का लगभग 75% लौह अयस्कों का भंडार पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यह जो पेटी है, जो छोटा नागपुर खनिज पेटी है, यहाँ पर भारत का लगभग 90% से अधिक लौह अयस्कों का भंडार पाया जाता है, न कि 50। 90% से अधिक लौह अयस्कों का भंडार छोटा नागपुर खनिज पेटी में ही पाया जाता है। तो पहला दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत है। भारत की लौह इस्पात पेटी निम्न में से किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर खनिज पेटी, मध्यवर्ती खनिज पेटी, दक्षिण पेटी या फिर उत्तर पश्चिम पेटी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लौह इस्पात पेटी है आपका छोटा नागपुर पेटी। ठीक है, ऑप्शन ए। खेतड़ी की खान किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी की जो खान है तांबा के लिए। ठीक, ऑप्शन राजस्थान की जो खेतड़ी, जो झुंझुनू जिले में स्थित है, यह मुख्य रूप से तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा निर्माण या तांबा खनन के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। और कर्नाटक का जो कोलार खान है, कोलार खान, ठीक, यहाँ पे मुख्य रूप से होता है, ऑप्शन बी। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? कोलकाता, मुंबई, सूरत या फिर वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोलकाता में। कोलकाता में खोला गया था भारत का पहला सूती कारखाना। कब खोला गया था? 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। ठीक है, फोर्ट ग्लास्टर में, लेकिन यह सफल नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि कहाँ पहला खोला गया था? तो कोलकाता हो जाएगा, 1818 कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो कारखाना, जो सफल कारखाना खुला था, मुंबई में खुला था। कब खुला था? 1854-55 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? हिंडाल्को की जो स्थापना हुई है वह अमेरिका के सहयोग से हिंडाल्को की स्थापना की गई, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक, और यह जो है आपके उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है, रेणुकूट में। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? विश्व प्रसिद्ध जो अंगोरा ऊन है, यह जो है खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे होता है? खरगोश से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देश का पहला सुपर फॉस्फेट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? गांधीनगर, पुदुचेरी, रानीपेट या फिर भोपाल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रानीपेट में। देश का पहला जो सुपर फॉस्फेट संयंत्र का स्थापना किया गया था, रानीपेट में किया गया था। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और कब स्थापना हुआ था? 1906 में। ठीक, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेपानगर निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर जो है यह आपके अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश में स्थित है नेपानगर, जो अखबारी कागज के लिए फेमस है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गाँव को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है? कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है? मैदानी इलाकों में 1000 जनसंख्या होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में 500 और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम कनेक्टिविटी, जो रोड से गाँव की कनेक्टिविटी के लिए वहाँ की जो जनसंख्या है, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या 1000 होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में 500 और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 होनी चाहिए। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी किया गया था? राष्ट्रीय राजमार्ग हरित नीति जारी किया गया था 2015 में, 29 सितंबर 2015 को जारी किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। झूम कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? विस्तृत कृषि या स्थानांतरित, रोपड़ या फिर वाणिज्यिक। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन, मांस, फूल या फिर मसाला। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है मांस उत्पादन से, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जो 1960-70 के दशक में मुख्य रूप से भारत में खाद्यान्न, या कह सकते हैं कि भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। टोडा जनजाति का निवास मुख्य तौर पर कहाँ माना जाता है? खासी पहाड़ी, मिजो, नीलगिरी या फिर बादाम। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी, और यहाँ पे भी मुख्य रूप से तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ऑप्शन सी। जौनसारी निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति है? जौनसारी जो है यह उत्तराखंड की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? उत्तराखंड की जनजाति है। ठीक है, और यह जो है अगर ये पूछ ले कि यह किस प्रजाति से इसका संबंध है जौनसारी जनजाति का, यह जो भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन पी हो जाएगा। और यह जौनसारी जनजाति जो है
यह पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से भारत के 21 प्रदेश की सीमा रेखा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। नागालैंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या फिर असम। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें नेपाल की जो सीमा स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं, इसमें आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड, सिक्किम और बिहार, इन राज्यों के साथ नेपाल की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। सुमात्रा और निकोबार को ढक्कन पैसेज, और तमिलनाडु श्रीलंका को ग्रैंड चैनल। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा जो है गलत है। ठीक है, सुमात्रा और निकोबार के बीच में कौन सा है? ग्रैंड चैनल है, ग्रैंड चैनल। ठीक, ग्रैंड चैनल है। और उसके साथ साथ तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। कौन है? पाक की खाड़ी। ठीक, तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले सबसे बड़ा अधिक क्षेत्रफल जो है राजस्थान का है, मध्य प्रदेश दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे और उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर पे। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है? अरुणाचल, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिक्किम की सीमा जो है, जो नेपाल हो गया, भूटान और चीन, इन तीनों देशों के साथ लगती है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? जास्का, धौलाधर, शिवालिक, काराकोरम। पीर पंजाल, जास्का, धौलाधर, शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल, शिवालिक, काराकोरम या फिर काराकोरम, पीर पंजाल, शिवालिक या फिर जास्कर। कौन सा विकल्प सही होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर, शिवालिक, यह जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो आ जाएगा आपका काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर, शिवालिक। ठीक, निम्नलिखित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? मैकाल, सतपुड़ा, विंध्यन, विंध्यन, मैकाल, सतपुड़ा, सतपुड़ा, विंध्यन, मैकाल या फिर विंध्यन, मैकाल, सतपुड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या पूछा है? पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा, मैकाल, सतपुड़ा और विंध्यन, यह इनका क्रम है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची। नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, यह जो है उत्तर से दक्षिण इनका सही क्रम है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? दर्रों की अगर हम बात करें, जोजिला, बुर्जिला, रोहतांग और माना। जोजिला, बुर्जिला, रोहतांग, माना, यह जो है सही हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? गंडक, कोसी, टोंस या फिर गोमती। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, टोंस नदी। टोंस नदी गंगा नदी में दाएं तरफ से मिलती है। गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, घाघरा, गोमती। गंडक, कोसी और महानदी नहीं, महानंदा। ठीक है, महानदी नहीं है। ये नदियां जो है किस में मिलती हैं? ये सब बाएं तट से मिलती हैं, और दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं यमुना, टोंस, सोन, ये सभी नदियां जो है दाएं तट से मिलती हैं। ठीक है, अर्थात नीचे से, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है? पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तुतीकोरिन, न्यू मंगलोर, कोचिन या फिर मार्मुगोवा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, तुतीकोरिन। तुतीकोरिन बंदरगाह जो है यह आपके पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। ठीक है, और मुख्य रूप से कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बाकी न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, कोचिन है केरल में, और मर्मुगोवा है आपके गोवा में। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत में जो पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियां हैं, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, यह बताना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इनका उत्तर से दक्षिण पूरा स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा दामोदर, दामोदर, स्वर्ण रेखा, दामोदर, स्वर्ण रेखा आ जाएगा। उसके साथ साथ आपकी बैतरणी है। ठीक है, दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपड़ी, यह सभी नदियाँ का क्रम है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? नदियों का पूर्व से पश्चिम क्रम क्या होगा? बेतवा, सोन, चंबल, लूनी। ये देखिए, इसका अगर हम बात करें हो जाएगा सोन, बेतवा, चंबल, लूनी, यह जो है पूर्व से पश्चिम क्रम है। ठीक है, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती है? भूटान के साथ किन राज्यों की सीमा लगती है? भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, इनकी सीमाएं जो है भूटान के साथ लगती हैं। मतलब कह सकते हैं कि भूटान के साथ कुल 4 राज्यों की सीमा लगती है। फिर 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम शामिल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है? कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के साथ जो है केरल राज्य से होकर के प्रवाहित होती है। कावेरी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य से होकर के प्रवाहित होती है। और इसके उद्गम की अगर हम बात करें, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और इसके प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे दक्षिण में जो स्थित है वो है आपका शिवालिक। सबसे उत्तर में कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आ जाएगा आपका बृहद हिमालय। ठीक, बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या इसे हिमांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आ जाएगा आपका शिवालिक हिमालय आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? नेपाल हिमालय जो है किन नदियों के बीच में स्थित है? देखिए, नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो यह काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय। ठीक है, सबसे अगर हम इसे पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय। और यह जो है आपके सिंधु और सतलज के बीच में है। उसके बाद है आपका कुमायूं हिमालय, सतलज और उसके साथ साथ जो है काली के बीच में है। ठीक, इसके बाद आ जाएगा आपका नेपाल हिमालय जो है काली और उसके साथ साथ तीस्ता के बीच में स्थित है। उसके बाद है आपका असम हिमालय, यह जो है आपके तीस्ता और दिहांग के बीच में है। ठीक है, कहीं कहीं दिहांग की जगह पे आपको ब्रह्मपुत्र भी देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे दिहांग लिखा रहे चाहे ब्रह्मपुत्र लिखा रहे। ठीक है, असम हिमालय जो है तीस्ता या दिहांग या फिर तीस्ता या ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है। ठीक है, और इसमें अगर ये भी पूछ ले कि इन दोनों के बीच में सबसे अधिक जो चौड़ाई वो किसकी है, तो जो आपका नेपाल हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है, लगभग 800। और सबसे कम किसकी है, तो कुमायूं की सबसे कम है, लगभग कितना है, इसकी लगभग 320 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, काली और तीस्ता के बीच में है। ऑप्शन ए सही है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। और कोई सी भी क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।